हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस बार हमने जो है एक सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें मॉडल पेपर बताएंगे 2021 का। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होगा वो एक कॉन्सेप्ट होगा। और जितने भी ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वन बाई वन, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप इस पूरे सीरीज को देखिएगा नंबर वाइज करके। मैं लगभग लगभग हर वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं आपको कि मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज हमेशा मिलते रहते हैं। फालतू के वीडियोज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनते, ठीक है। इसका मेरे वीडियो बनाने का एम यही है कि आपको अधिक से अधिक एजुकेट कर सकूँ, ठीक है, और इम्पोर्टेंट वीडियोज ला सकूँ, ताकि उससे आपका मतलब काम हो सके, ना कि इधर उधर की वीडियोज जो आजकल यूट्यूबर्स लाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो अगर यूट्यूब पे देखें तो जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसके जैसे बोलते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन डिटेल में सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में हम इस जो सीरीज चलेगी उसमें डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जनरल साइंस है तो आज डिटेल में नहीं देखने की कोई ज़रूरत है, आज यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इज, यानी कि इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे नहीं, कौन सा पार्क इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम बताना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर डीडीयू यूनिवर्सिटी 2017 का जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल स्टडी से कहते हैं जनरली, मैं इसे जनरल साइंस इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जनरल साइंस के नाम से ज़्यादा ये प्रचलित है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले का आंसर आपका हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले कार्बेट नेशनल पार्क जो है कि इंडिया में स्टेब्लिश करा गया था फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। तो लेट अस मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है मोस्ट अबुंडेंट मिनरल एलिमेंट इन मसल्स इज, यानी कि मसल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हड्डियों में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कैल्शियम होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है मसल्स में क्या होता है। तो इसका आंसर आपका होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है कि सबसे ज्यादा मसल्स में पोटेशियम की संख्या होती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा है बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट 5th जून एज, यानी कि 5th जून को क्या सेलिब्रेट करा जाता है, बायोलॉजिस्ट क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जनरली बायोलॉजिस्ट ही नहीं सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी लोग हैं वो मतलब जो वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं सब इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये 5th जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट के रूप में मनाया जाता है और पूरा विश्व में मनाया जाता है ये। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट होता है हमारे लिए, और ये जो डेट है ना ये बहुत बार मतलब पूछ चुका है डीडीयू यूनिवर्सिटी में। जनरली ये जितने भी क्वेश्चन लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चन इसमें है जो प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अलग से रखा हुआ है। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट डज नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो इसमें से बताना है कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन से मतलब अगर ह्यूमन बींग अगर उसे मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोजन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ह्यूमन बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर आई थिंक मुझे मतलब इसका कोई एग्जाम्पल तो ऐसा पता नहीं है कि किस चीज़ में ग्लाइकोजन पाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा ग्लूकोज तो पता ही होगा, मैंगो के अंदर जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं जनरली उसके अंदर ग्लूकोज होता है। और स्टार जो है कि पेड़ों के अंदर पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन इसका आंसर होगा। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, जनरली यहाँ पे आजकल मॉडर्न और डिजिटल इंडिया में ज़्यादातर लोग अब चूंकि पता है कि यार मतलब सोलर सेल की तरफ लोग ज़्यादातर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आजकल देखें ज़्यादातर लोगों के छत पर सोलर पैनल लगे होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है कि प्रोवाइड करते हैं, और उससे हम इन्वर्टर भी चार्ज कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल यूज है इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का बना होता है। तो आपने इसको सबसे पहले तो आपने इसको सेमीकंडक्टर में भी पढ़ के रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि सोलर सेल किससे बनता है तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये काफ़ी इजीली जो है कि आपको उपलब्ध हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हम मतलब सबसे कम दाम में सोलर सेल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है सिलिकॉन। और ये भी सब दिए हुए हैं, ये भी सब क्या है, ये आप क्या कह सकते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं और ये सेमीकंडक्टर है और ये सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन जनरली सोलर सेल के सोलर सेल में सिलिकॉन का यूज हम करते हैं, यही इसका आंसर है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लाइफ स्पान ऑफ वाइट ब्लड सेल, यानी कि लाइफ मतलब वाइट ब्लड सेल कितने दिन तक जीवित रह सकता है। तो इसका जो आंसर है ये तो एक्यूरेट पता नहीं है, अगर इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो देगा कि 10 से 13 दिन तक इसका लाइफ स्पान होता है, तो कहीं देगा 2 से 3 दिन कर 3 दिन तक। एक्यूरेट इसका आंसर कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होगा 3। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। गूगल पे डायरेक्ट कोई नंबर नहीं देता है कि हाँ 3 दिन में जो है कि 3 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है, 2 दिन का जनरली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो है कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। सेवेंथ में पूछ रहा है अ ट्रांसफार्मर वर्क विद, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है 220 वोल्ट, लेकिन हमारे जो मोबाइल चार्जर होता है या आप कह सकते हैं जो हमारी बैटरी होती है, उसको चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट ही बस चाहिए। तो इसलिए क्या करता है, जो चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो क्या करता है 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, या तो वो वोल्ट को हाई कर देता है या तो लो कर देता है। तो अगर इसका बात करें कि किस पे काम करता है ट्रांसफार्मर, तो ये एसी पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे। क्योंकि हमें पता होगा कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो ये आती है एसी, लेकिन क्या करता है जो चार्जर के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें अपने मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डीसी की वोल्टेज चाहिए, ना कि एसी वोल्टेज। तो चार्जर ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर की मदद से, जो आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ के रखा हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर होगा एसी। ये मतलब 10 जो क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर में लाया हुआ है। इसके बाद केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आइए 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर में पूछा हुआ है कि वर्ल्ड साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो वर्ल्ड साइंस किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है। तो इसका आंसर होगा 10th नवंबर। यानी कि वर्ल्ड साइंस डे जो है कि आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। और ये काफ़ी अच्छा दिन होता है हमारे लिए, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल डे होना चाहिए। और यहाँ पे 9th क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। क्योंकि जनरल साइंस में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं लगाए हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर में नहीं, जबकि प्रीवियस ईयर में नहीं मतलब प्रीवियस ईयर में तो पूछा ही है, जबकि ये जो है ना इस समय आई थिंक 2019 की 20 में ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। इसलिए मैंने इसको कवर करा, क्योंकि मैंने पीछे का जो मेरा सीरीज था जनरल साइंस का, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कवर नहीं किया था, तो इसको मैंने यहाँ पे कवर किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि जॉन्डिस की वजह से कौन सी बॉडी इफेक्ट होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे जनरल साइंस के वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं जनरल साइंस की एक लगभग 7 सीरीज आई थिंक बना चुका हूँ। इसे अगर आप देख लेते हैं तो कन्फर्म है कि आप जो है कि 10 में से 10 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, क्योंकि उतने में से ही मतलब क्वेश्चन पूछता है इधर उधर करके। बस थोड़ा सा क्या कर देगा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे मान लेगा विच ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, लिख देगा कि पोलियो के द्वारा कौन सा बॉडी इफेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा देगा, लेकिन जो उसका जो डोमेन होगा क्वेश्चन पूछने का वो उतना ही होगा। तो आप जाके जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लीवर। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, ठीक है। यानी कि जो जॉन्डिस के कारण कौन सी पार्ट जो है कि अपने बॉडी का वो अफेक्ट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर आर अफेक्टेड बाय द डिसीज ऑफ जॉन्डिस।
आइए तब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द पैरालिसिस डिजीज अफेक्ट, यानी कि जो पैरालिसिस होता है वो किस चीज को अफेक्ट करता है, आपको ये बताना है। क्योंकि ये अफेक्ट तो करता है लेग्स को भी, हैंड्स को भी, लेकिन जो इसका सबसे क्लोज आंसर होगा ना वो होगा नर्वस सिस्टम। क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है तो जो लेग्स है, हैंड्स है, वो काम करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, तो इसे कहते हैं पैरालिसिस। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं पैरालाइज कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से ये पैरालिसिस बना हुआ है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन केमिस्ट्री का। आप देखेंगे 11 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जनरली 15 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, उसके बाद आगे के जो सीरीज आएंगे आप वीडियो को देखते रहिए और मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्या हो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ सके जब मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस बता दिया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। आप देखे होंगे दूसरे मतलब जो वीडियो बनाते हैं लगभग ऐसे ही अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन ला रहे हैं और उसके बाद से आंसर मतलब लिख रहे हैं थंबनेल में कि पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा, लेकिन बता नहीं रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 11th में अगर देखें आप तो यहाँ पे पूछा हुआ है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। तो चूंकि मैंने पीछे के वीडियोस में ये क्वेश्चन लाया हुआ था, यहाँ पे भी मैंने ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं, वो कह सकते हैं कि वो स्पेसीज होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जनरली जितने भी प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम लिखा है उनका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है। ठीक है, लेकिन बस क्या होता है इनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर बात करें प्रोटियम के पास तो इसके पास 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके पास 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये रेडियो एक्टिव होता है, ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो इसका आंसर होगा ट्राइटियम। अगर 12th नंबर का क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा भाई इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी इन 3p एंड 4s, यानी 3p और 4s के बीच में अगर देखें तो कौन किसके पास कम एनर्जी है। तो जनरली आपने इसको पढ़ा होगा, अफबाउ प्रिंसिपल में बताया गया है कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, किस ऑर्बिटल के पास ज़्यादा एनर्जी, किस ऑर्बिटल के पास कम एनर्जी। तो इसका एक रूल होता है N+L रूल। N+L रूल में ये होता है ना कि N+L जिसका N जो है कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L जो है आपका वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो जिसका मैंने कह सकते हैं जिस मतलब ऑर्बिटल का कम वैल्यू आएगा उसके पास कम एनर्जी होगा, जिसका ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा एनर्जी होगा। तो अगर देखें 3p में तो यहाँ पे जो n जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 1। आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने क्वांटम नंबर पे भी जो है वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन मैंने किया है, और हर साल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3p का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 यहाँ पे होगा ऐड, +1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पहले का। अगर दूसरे की बात करें 4s की, तो 4 तो यहाँ पे होगा n की वैल्यू, प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो इसका भी 4 ही होगा। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी स्थिति आ जाती है तो इस प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती हैं ताकि स्टूडेंट को फंसाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे नंबर जब सेम आ गया तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, किसके पास कम एनर्जी है। तो ऐसी स्थिति में जिसका जो है कि n कम होता है उसके पास कम एनर्जी होती है, और जिसका n ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा उसके पास एनर्जी होता है। जिसका मतलब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि इसके पास जो n की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, ऐसा बाउ का प्रिंसिपल है। इसलिए सबसे पहले क्या, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 3p की होगी। ये क्वेश्चन आप तभी आप कर पाएंगे अगर आपको क्वांटम नंबर आ रहा होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि n की वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ, l की वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ, तो क्वांटम नंबर से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वांटम नंबर में बताया जाता है कि कैसे हम l की वैल्यू लिख सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और चूंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा भी होगा, जब हम एलिमेंट्स को भरते हैं तो पहले 3p भरते हैं, फिर जाके 4s भरते हैं, भरते हैं 3p6 4s2 देन 4p6 ऐसे करके आगे जाते हैं। उसका 13th क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ है कि द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज।
यानी कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम है उसके सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, होता है कि R इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन Z इंटू 0.529, ठीक है ना। तो अगर बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पे जेड जो है एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा है तो n जो है कि ऑर्बिट को ही तो बता रहा है। तो यहाँ पे जब सेकंड लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 हो जाएगा। तो इसका जो सॉरी यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 0.529 हो जाएगा। तो इसको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आप करिए, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन कर देता है, आप 2 को भी मार सकते हैं अचानक अगर याद ना आया सही से। ये इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक्स। ऐसे सिली मिस्टेक्स जो है कि एग्जाम में नहीं करनी चाहिए जल्दीबाजी में, ठीक है। आराम से क्वेश्चन करिए, कोई जल्दी नहीं है, टाइम पूरा रहता है करने के लिए। 100 क्वेश्चन को आई थिंक 100 क्वेश्चन करने के लिए आई थिंक जो आपको टाइम मिलता है 2 घंटा और 30 मिनट मिलता है आई थिंक। मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आई थिंक इतना टाइम आपको मिलता है। एक क्वेश्चन करने के लिए आई थिंक आपको 1.5 मिनट मिलता है। तो आइए देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में पूछा है कि विच रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा रे जो है कि डिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेकर जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू जो होती है आपकी F इज इक्वल टू आपका होता है क्यू वी बी साइन थीटा। v और b, v जो है कि वेलोसिटी है, b जो आपका क्या है b जो है ना आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब चार्ज कोई भी मूवमेंट करता है तो उसके पास क्या करती है, लगती है फोर्स लगती है, यानी कि ये v जो है वेलोसिटी है, q जो चार्ज पार्टिकल है। तो कौन सा जो है कि यहाँ पे रे जो है कि डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले ये तो आपका डिफ्लेक्ट मतलब हो जाएगा, क्योंकि अल्फा रे जो होता है इसके पास जो है कि 2 प्रोटॉन होता है, बीटा रे के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पहले से लिखा है, यानी कि ये तीनों क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ये जो गामा रे है ये क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि क्या नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन को लिया गया है। इस क्वेश्चन को इसमें पूछा हुआ है कि इफ n नॉट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 3 हाफ लाइफ द रिमेन अमाउंट इज, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं 10 किलोग्राम है, यानी कि इनिशियल n नॉट है, यहाँ पे बताया है कि n नॉट अमाउंट जो है कि शुरुआत में है, मान लेते हैं 1 किलोग्राम शुरुआत में है, ठीक है। इसने कहा कि अगर मान लेते हैं 3 हाफ लाइफ के बाद इसका अमाउंट कितना बचेगा, ठीक है। तो इसका निकालने का एक फार्मूला होता है। निकालने का फार्मूला क्या, अब इसमें ये है कि मान लेते हैं अगर आपका n नॉट शुरुआत में था, तो एक हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक हाफ लाइफ होगा तो n/2 हो जाएगा, n/2 बचेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, जो n/2 है उसका आधा बचेगा, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा, इसको 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी फार्मूला होता है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। आपको कोई भी जरूरत नहीं है आप फार्मूला बजाएं, इसका बहुत बड़ा थोड़ा फार्मूला होता है इधर उधर घुमा के, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल दें, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है थोड़ा सा, ट्रिक क्या है मतलब ये जो है कि निकालने का एक तरीका है। तो आई थिंक आप लोगों को सारी क्वेश्चन समझ में आई होंगी, और मैंने काफ़ी अच्छे से बताने का कोशिश किया है, डिटेल में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप क्या करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन तो जरूर प्रेस करें, और जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, वो कमेंट में आकर विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें डाउट नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन चाहें आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं हमेशा आप अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें मैं हर सबका कमेंट पढ़ता हूँ और सबको मतलब रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक कोशिश और मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ताकि क्या हो कि मतलब आप मुझसे जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, और हम एक मतलब अगर अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले सीरीज में, सेकंड इसका सीरीज जो आएगा उसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।